सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस्तकबाल करने में आज तमाम बच्चे भी तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। तो मेरे बाएं हाथ पे जो बैठे हुए हैं डॉक्टर मुनव्वर आलम साहब हैं। सत्यम स्कूल का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके आप डीन हैं और आपने अभी रिसेंटली 2 बच्चों की पीएचडी मुकम्मल करवाई है। मतलब है कि आपके सुपरविजन में उनकी पीएचडी मुकम्मल हुई है। आप दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और न जाने कितने ऐसे इदारों में काम किया है और आप जैसे और हम जैसे न जाने कितने नौजवानों को पढ़ाया है। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप तालियों से इस्तकबाल करें। हमारी दूसरी जो मेहमान हैं डॉक्टर हलीमा सादिया साहबा हैं। आपने जामिया से बीए किया है, फिर अंग्रेजी में पीएचडी किया है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में आपने टीचिंग किया है। उसकी एक डिपार्टमेंट बच्चों का था, उसकी प्रिंसिपल रही हैं। डीपीएस यूएई यूनाइटेड अरब इमारात में जो था उसकी प्रिंसिपल रही हैं। मालदीव्स में एक स्कूल था उसकी प्रिंसिपल रही हैं और इंडोनेशिया में इंटरनेशनल लेक्चर्स या स्पीचेस देती रहती हैं और मोटिवेट करती रहती हैं। इस वक्त दुबई में बिजनेस के लिए लोगों को जो है कन्विंस कर रही हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रही हैं। फॉर्मल बात शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा शायद कि मैं इस मरतबा मैं वो प्रिविलेज नहीं लूँ, मगर मैं आप लोगों में से किसी को ये प्रिविलेज देना चाहता हूँ कि वो आए और ये बताए कि यहाँ 6 दिन क्या क्या हुआ है। कोई भी अपने आप को वॉलंटियर करे और आकर यहाँ बताए। तो बेसिकली हम लोग ने इस 6 दिन में एंकरिंग किस तरह की जाती है, एंकरिंग में पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, मॉड्यूलेशन क्या किस तरह होना चाहिए, वो सीखा। फिर नेक्स्ट डे हमने ये सीखा कि स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह होनी चाहिए, कि मतलब स्क्रिप्ट किस तरह लिखनी है हमें। और उसके बाद हमने एडिटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किस तरह करनी है, उसमें किस तरह हमें एडिटिंग करनी है। और आज हमने सोशल मीडिया के बारे में सीखा कि सोशल मीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। हमने तीसरे दिन में कम्युनिकेशन स्किल भी सीखी थी कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे अच्छा कर सकते हैं और क्या क्या ऐड कर सकते हैं उसमें। और आज हमने सोशल मीडिया के बारे में जाना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, उनका कैसे यूज करना है और उनसे हमें क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। मैं अपने मेहमानों को स्पीच के लिए बुलाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बच्चों ने एक तराना तैयार किया है, एक बार वो आपको सुनवा दूं ताकि तमाम लोगों के बीच में जो है वो एक बार थोड़ी सी एनर्जी डेवलप हो जाए। बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग। तराना सुनवा दें आपको। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आशा, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ये जो पोएम आपने सुनी, ये वही है जो बुलंदी पे ले जाने के लिए आपको हिम्मत देती है, हौसला देती है। आपके अंदर जज्बा होगा, जोश होगा,
और चैलेंज को एक्सेप्ट करने का जो विल पावर होगा वो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। तो मैं अब अपने मेहमान डॉक्टर हलीमा सादिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो इनके तजर्बात हैं और जो कुछ हमने आपको सिखाया है इन 5 दिनों में, चाहे वो न्यूज़ रूम एंकरिंग की बात करें हम, चाहे वो हम रिपोर्टिंग की बात करें, चाहे हम जो है न्यूज़ राइटिंग की बात करें, या फिर हम कम्युनिकेशन की बात करें, या वीडियोग्राफी की बात करें, या फोटोग्राफी की बात करें, या आज सोशल मीडिया की हम बात करें, ये कितना जो है इम्पैक्ट करता है कि इंसान की ज़िंदगी में। आप को जो खिताब करने जा रही हैं, इन्होंने टीवी चैनल्स पे न जाने कितने शोज़ किए हैं, आप जैसे न जाने कितने नौजवानों को पढ़ाया है, उन्हें कामयाब बनाया है। तो एक तजर्बा है, इस मुल्क की सरहद से लेकर बैरून मुल्क तक, इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने बच्चों को संवारा है, उनके करियर को बनाया है, उनको एक उड़ान दी है। तो मुझे उम्मीद है, मैंने इसी उम्मीद पे दावत दी है कि आप इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उसे गांठ बांधेंगे, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो उड़ान हासिल कर पाएँ। डॉक्टर हलीमा सादिया। Bismillahirrahmanirrahim. The twinkling stars of the future, the youth of this country, and ladies and gentlemen, a very good evening and assalamu alaikum to each one of you. So I have been instructed to speak in any of the languages, but since I want to speak from my heart, so I think mother tongue is going to be the better medium of communication. Do you all agree? Yes. Okay, तो मैं अपनी ज़बान में बात करूंगी आप सबसे। देखिए, आज से तकरीबन 40 साल पहले मैं भी यही हुआ करती थी जहां पे आप सब हैं, आंखों में सपने लिए हुए, जहन में एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो बनना है। अब क्या बनना है वो तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन मेहनत करना है। सबसे पहले मुझे एक सपना दिया था मेरी वालदा मोहतरमा ने कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब वो भी कैसे दिया, उन्हें भी कुछ खास ऐसा मेरे बारे में कुछ बहुत ज्यादा मालूम नहीं था कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। एक दिन मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी, तो मैंने उनकी साड़ी बांध ली थी। जानते थे छोटे बच्चे, और मेरी वालदा साड़ी ही पहना करती थी, तो मैंने उनकी साड़ी बांध ली। और जैसे ही मैं रूम से बाहर आई तो मेरी नानी भी थी और मेरी वालदा भी थी, तो उन्होंने एक साथ ही कहा कि अरे तुम तो बिल्कुल डॉक्टर लग रही हो। मेरे अपीयरेंस से उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल डॉक्टर लग रही हो। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि क्यों नहीं, ये डॉक्टर बन जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये सपना चलता रहा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। लेकिन हालात ने वो दिन दिखाया कि जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5वीं तक पढ़ती थी और वो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कुछ वहां पे बलवाइयों ने हमला कर दिया था, हमारे होम टाउन में कुछ फसाद हो गए थे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे फिर वहां से निकाल के, मतलब उस जगह को छोड़ के एक मदरसे में डाल दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब आप मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि आप तो वहां आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बहुत रोई। मैंने अपने वालिद साहब से यही कहा कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी और आपने मुझे यहां डाल दिया है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो? मैंने कहा मेरी सब सहेलियां कहती थी कि मैं इंजीनियर बनूंगी तो बिल्डिंग्स बनाऊंगी, डॉक्टर बनूंगी तो लोगों का इलाज करूंगी, ऑफिसर बनूंगी तो मैं मेरे पास बहुत पावर होगा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो तो एक एक शोबे की बात कर रहे हैं, एक एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग बनाएगा सिर्फ बिल्डिंग बनाता रहेगा, कोई इंसानों को ठीक करेगा तो उसके जिस्म को ठीक करता रहेगा जो डॉक्टर होगा, जो ऑफिसर होगा वो सिर्फ ऑफिस के जो काम होते हैं उसमें लोगों की मदद करेगा। तुम क्यों नहीं उनको ये कहती हो कि तुम वो पेशा इख्तियार करोगी जो हर एक की जिंदगी को टच करेगा और वो करता ही रहेगा, हर एक को इन्फ्लुएंस करता ही रहेगा। तो मैंने कहा कि वो क्या है? तो उन्होंने बताया कि तुम एक टीचर बनोगी, और टीचर वो पेशा होता है जिससे दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये क्लेम करे कि उसने जिंदगी में कभी किसी टीचर से इस्तेफादा नहीं किया है। और उस दिन मुझे ये पता चला कि अगर आप टीचर हैं तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो बहरहाल 1993 में मैंने अपनी टीचिंग के सफर का आगाज किया। पहले 19 साल तक हमदर्द में रही, 14 साल एज ए टीचर, 5 साल एज ए प्रिंसिपल,
और फिर उसके बाद दुबई का मेरा सफर शुरू हुआ, जहां मैं 2 स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल रही। और उसके बाद फिर मालदीव्स का सफर हुआ, जहां मैं वहां पे एज ए प्रिंसिपल रही। और 2023 में जब मैंने 30 इयर्स पूरे किए अपनी जॉब के, तो फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा इन्फ्लुएंस तो बहुत कम है, सिर्फ एक स्कूल तक महदूद होता है जहां मैं जाती हूं वहां तक। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे हमारे स्कूल में 6500 IAS में थे, वो मैक्सिमम, और जो लोएस्ट थे वो 1000 हमदर्द स्कूल में था, यहाँ जो प्राइमरी सेक्शन था। तो मैंने कहा मेरा इन्फ्लुएंस तो 1000 फैमिली से लेके 6500 फैमिलीज तक ही है, तो मैं अपने इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाऊं? इसका एक ही तरीकाकार था कि हम अपने इन्फ्लुएंस को किसके जरिए बढ़ा सकते हैं? मीडिया के जरिए बढ़ा सकते हैं। और जब आप कहीं पे जॉब में होते हैं तो आपके हाथ बंधे होते हैं, आपको बहुत ही लिमिटेड इख्तियार दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से चीजों को कर सकें। तो फिर मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया 2023 में, और मैंने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की राह ली 30 इयर्स जॉब करने के बाद, जो कि आप सबके पास मौका अभी इस वक्त है, जब आप यंग एज में हैं, एनर्जेटिक हैं, जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, जब आपके पास इरशाद साहब जैसे गाइड हैं। तो मैंने 2023 में ये सफर शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं वो जिंदगी जी रही हूं जो मैं जीना चाहती थी। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूं कि आप एक ऐसे प्रोफेशन से वाबस्ता होने जा रहे हैं जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, यानी आप लोगों की जिंदगियों को बराह रास्त बदल सकते हैं। आप लोगों की जो सोच है उसके ऊपर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशन, पहले जो लोग समझते थे कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो हर एक को टच करता है, मैं ये समझती हूं कि आज के डिजिटल मीडिया के दौर में आपका जो प्रोफेशन है ये ऐसा है जिससे कोई भी परे नहीं रह सकता। आप किसी भी इंसान से पूछिए, वो कम से कम रील और शॉर्ट्स तो देखता ही होगा, चाहे कुछ और करे या नहीं करे। तो मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करूंगी सिर्फ 5 अल्फाज का तोहफा आपको दे करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपको और बहुत कुछ नहीं दे सकती हूं सिवाय चंद अल्फाज के, और वही अल्फाज मेरे पास मेरा सरमाया है, जिनमें से 5 मैं आज आपको हैंड ओवर करूंगी। और वो सबके सब 5 जो अल्फाज हैं वो शुरू होते हैं एच से, एच, लेटर एच। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने लेटर एच ही क्यों चुना है? और भी मैं किसी लेटर से वो 5 अल्फाज ले सकती थी। यस, व्हाट्स योर नेम? यस, अनम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। कि सबसे पहले हमें अपने नाम से, अपने आप से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से मोहब्बत होनी चाहिए। तो अगर हम अपने नाम के फर्स्ट लेटर को नहीं पसंद करेंगे तो यकीनी बात है कि फिर हम अपनी चीजों को नहीं पसंद कर पाएंगे, और जब हम खुद को पसंद करेंगे तभी हम किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको चुना है। 5 चीजें हैं जो मैं बहुत मुख्तसरन आपको बताऊंगी और बात खत्म करूंगी। सबसे पहली चीज है होप विथ पर्पस। एक आंखों में उम्मीद हो मकसद के साथ कि मुझे जो करना है क्यों करना है। मैं मीडिया में हूं, क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है। मैं जर्नलिस्ट हूं तो क्यों हूं, मैं एंकर हूं तो क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है। तो होप विथ पर्पस। सेकंड है हॉन योर स्किल्स, यानी जो आपको मीडिया के लिए स्किल्स चाहिए जो इन्होंने सिखाया है 6 दिन के अंदर, एंकरिंग कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, वीडियोस कैसे बनाने हैं, शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं, आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपको लिखना कैसे है, आपको बोलना कैसे, आपको ओकेजन्स के हिसाब से कैसे अपने आप को, अपनी राइटिंग्स को मॉडिफाई करना है। ये होता है हॉन योर स्किल्स। जो मीडिया से रिलेटेड आपके स्किल्स हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो। कोई ये ना कहे कि अरे ये कैसा कंटेंट राइटर है जिसको ये पता ही नहीं कि हम लिख रहे हैं कंटेंट मदनपुर खादर के लिए और ये मिसाल दे रहा है यूएसए की, तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया ना। तो दूसरा है हॉन योर स्किल्स, आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए मीडिया की उसमें महारत हासिल करें। तीसरा है होल्ड अप टू योर वैल्यूज, कभी भी वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये वैल्यूज आपको जिंदगी में एक रास्ता दिखाते हैं, आपको ये समझाते हैं कि आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है या सीधे जाना है। और चौथा एच है ह्यूमिलिटी विल ओपन द डोर्स। ऐसे ऐसे मैंने मीडिया के लोग देखे हैं जिनके अंदर सलाहियत तो कुछ नहीं है लेकिन इतना एरोगेंस दिखाते हैं,
सिर्फ किस लिए एरोगेंस दिखाते हैं? बताइए क्यों एरोगेंस दिखाते हैं? वो टीआरपी के चक्कर में दिखाते हैं। और इंडियन मीडिया तो पूरे ग्लोबल लेवल पे बदनाम हो चुका है इस मामले में। ये एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो हमें ड्रामा नहीं क्रिएट करना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है लोगों को सच्चाई दिखाना, लोगों को हकीकत दिखाना, लोगों के माइंडसेट को तब्दील करना, लोगों को पॉजिटिव बनाना। ये हमारा मकसद है। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर हावी थोड़ी हो रहे हैं। मालूम होता है कि बड़े बड़े वहां पे लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो एंकर होता है वो सोचता है कि जैसे मैं इन सब पे हावी हो जाऊं। अरे आप एक एंकर ही तो हो ना। आप क्यों ऐसा एरोगेंस शो कर रहे हो कि जैसे आपके सामने वो कुछ नहीं है, उनकी हर बात को काट रहे हो, हर बात को काट रहे हो। सो वी हैव टू हैव ह्यूमिलिटी कि हम खिदमत कर रहे हैं, और खिदमत में जितनी खाकसारी होगी उतनी कामयाबी होगी। और जो लास्ट बात मैं कहना चाहती हूं, वो लास्ट बात क्या है कि हमें हेल्प करना है लोगों की, ना कि हाइप क्रिएट करना। आप में से कितने लोग वायरल होना चाहते हैं? आप में से कितने लोग शॉर्ट्स बनाते हैं वायरल होने के लिए, वीडियो बनाते हैं वायरल होने के लिए? हाँ ठीक है, यू आर फ्री टू से यस। देखिए, अगर आप वायरल होने के लिए कुछ बना रहे हैं तो वो सोच तब्दील करना है। लेकिन अगर आपका कंटेंट ही इस लायक है कि आपने कोई ऐसी सच्चाई दुनिया के सामने दिखाई जो हर एक को अपील कर रही है, तो आप खुद ब खुद वायरल हो जाएंगे। लेकिन आपको वायरल होने के लिए वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करके कुछ ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट करना है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि मुझे वायरल होना है, इसके लिए आपने क्रिएट किया है। तो उस सोच को तब्दील करने की जरूरत है। सो वी हैव टू हेल्प, नॉट टू क्रिएट हाइप। तो ये 5 एच हैं जिसका तोहफा मैं आपको दे रही हूं, और मेरी बहुत बहुत दुआएं आपके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सब के लिए बहुत ही दरख्शा मुस्तकबिल आगे इंतजार कर रहा है। हमने जो भी मीडिया पे काम किया, थोड़ा बहुत जो शाह साहब ने बताया कि हमने जी सलाम ईटीवी और तहजीब चैनल और इनके सदा टाइम्स के साथ भी जो भी काम किया है, वो सिर्फ सेल्फ लर्निंग से किया है, ट्रायल एंड एरर मेथड पे। हमने कहीं से इसका कोर्स नहीं किया। लेकिन आप सब खुश नसीब हैं कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप हमसे बेहतर हैं इस फील्ड में, और आपको बेहतर होना चाहिए। ये आप हमेशा जहन में रखें, क्योंकि आपने इसके स्किल्स को सीखा है, उसे आपको बरतने की जरूरत है। तो मैं अपने फेवरेट शेर पे अपनी बात को खत्म करती हूं। मेरा फेवरेट शेर है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर लुट गया एक नशेमंद तो क्या गम, अगर लुट गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामाते आहो फुगा और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा को, जिन्होंने आपके अंदर हौसला पैदा किया और एक एनर्जी दी आपको कि आपको भी अपनी पहचान बनानी होगी, आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा, आपको जो अपना कंटेंट बनाना होगा वो कीमती बनाना होगा, वो सिर्फ और वायरल के लिए नहीं बनाना होगा, क्योंकि आप जो बात कहते हो वो एक असर रखती है। तो आप अपने वजूद को असर रखने वाला बनाइए, न कि बेअसर वाला बनाइए। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर मुनव्वर आलम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको एड्रेस करें। Good afternoon, everyone. Distinguished guests, parents, esteemed organizers, and most importantly, you, the young children participants. It is an absolute honor to be here today as the chief guest for the prize distribution ceremony of the 6-day multimedia summer camp organized by Hamari Sada Trust at the Rising Skill Development Center, RSDC. Let me begin by extending my heartfelt appreciation to the trust, its founder and General Secretary Muhammad Irshad Ahmed Sir and his dedicated team,
and Dr. Halima Saadia for putting together such a vibrant and purposeful camp. Over the past 6 days, our young participants, means you children, have immersed yourselves in the world of video editing, anchoring, photography, and many other key multimedia skills, truly equipping yourselves for the creative and digital age we are living in. As Nelson Mandela has wisely said, the greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time whenever we fail. Fail karna is the pillar of success. I am confident that the challenges and learning moments during this camp have made each of you stronger, more capable, and more inspired. Today marks the culmination of this exciting journey, and I am deeply privileged to celebrate your efforts and achievements. You have not just attended sessions, you have created, collaborated, and explored your creativity, laying the foundation for a bright future in the multimedia landscape. To all the young creators, you students here, remember this is just the beginning. Keep building on what you have learned. Nurture your passions. Be bold in your creativity and continue striving for excellence. As Swami Vivekananda has said, arise, awake, and stop not until the goal is achieved. My warmest congratulations go out to the top performers. Your dedication and perseverance have paid off, and you should be proud of, and your parents should be proud of what you have achieved here. But let me remind everyone, every one of you who participated has taken a meaningful step forward in your life. To the organizers and facilitators, my sincere appreciation for your tireless efforts and unwavering commitment to empowering young minds through such innovative and practical education. In conclusion, I wish each of you success is your creative journey. May the skills and experiences gained at this RSDC Multimedia Summer Camp serve as a strong launchpad toward your dreams in your lives. It is now my pleasure to distribute the awards to the best performers. Congratulations once again, and thank you for giving me the opportunity to be a part of this inspiring initiative. प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी कहानी सुनाता हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं। आप शहर में हैं और मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली में है। ओके, मेरी पैदाइश झारखंड के एक पहाड़ी गांव में हुई और मेरी पढ़ाई एक छप्पर वाली स्कूल में, हिंदी माध्यम स्कूल में हुई 7वीं क्लास तक। उसके बाद उर्दू मीडियम में से हमारी पढ़ाई 11वीं क्लास तक हुई, जो हर एक सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाई जाती थी। जैसे मैथमेटिक्स को इल्म मसाहत कहते हैं, फिजिक्स को इल्म तबीयात कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र को इल्म कीमिया कहते हैं। ये सारी पढ़ाई उर्दू में हुई। उसके बाद जब मेरा दाखला इंग्लिश मीडियम में इंटरमीडिएट साइंस में हुआ, तो जो प्रोफेसर बोलते थे इंग्लिश में वो बाउंसर की तरह होता था, कुछ समझ में नहीं आता था प्रोफेसर क्या बोल रहा है। जैसे एक मिसाल मैं बताता हूं अपनी बेवकूफ़ी की, कि प्रिंसिपल ने जब पूछा कि तुमने फॉर्म भर दिया, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, फॉर्म भर दिया। मैंने सोचा ये फॉर्म है कोई चीज। मैं घर जाके बोला कि प्रिंसिपल ने हमें कहा है फॉर्म भरने को, ये क्या होता है? अरे बेटा ये फॉर्म नहीं, ये फार्म है, फार्म भरने कह रहे हैं। चूंकि हम लोग बोलते थे कि भाई फार्म भरा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका असल उच्चारण क्या है? राइट। तो हमें पहला सबक मिला कि भाई अरे इसको फॉर्म बोला जाता है, तो क्या सही है उसे जानना जरूरी है।
फिर उसके बाद कितनी मेहनत हमने की होगी कि जब पीजी में मेरा मैनेजमेंट में सेंट जेवियर्स रांची में, जहां आपने सुना होगा MS धोनी का नाम सुना होगा, क्रिकेटर, वो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो धोनी का एडमिशन भी हमारे जूनियर के रूप में बाद में हुआ, ठीक है। तो वहां जब हम लोगों का दाखिला हुआ तो 4 स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया, रोल नंबर 53, तो मेरा 53 था, मैं खड़ा हो गया। इसी तरह 4 बंदे जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी, ये खड़ा हो गया। कहा गया कि इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, तो जोरदार तालियां बजी। तो हमने समझा नहीं कि ये तालियां क्यों बजाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 4 बंदे जो खड़े हैं उनको देखिए आप लोग। तो जब हमें सब लोग ताकने लगे तो हम और बेवकूफ बन गए कि भाई ये सब देख रहे हैं क्यों हमें। तो बोला कि ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है और ऑल इंडिया लेवल पर टक्कर देकर कॉम्पीट करके आपके बीच में खड़ा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। उसके बाद तालियां गड़गड़ाने लगी। तो ये हमें हासिल हुआ। मेरा जिंदगी का मकसद था कि मुझे एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर बनना है और अपने देश के घर घर में पहुंचना है, अच्छा संदेश लेकर, ठीक है। हर एक घर में अच्छा संदेश पहुंचाना है अपने देश में। तो ये माध्यम कैसे हो सकता है, कहां जा सकता हूं मैं? मेरे फादर असिस्टेंट टीचर थे, 8 भाई बहन में हम सबसे बड़े थे, तो घर में इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि हम बड़े शहर में दिल्ली में आके पढ़ सकते थे या इनके पटना में जाके पढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़े मसाइल थे। लेकिन अगर पक्का इरादा हो, जिसको 3D कहते हैं इंग्लिश में, कि पहला D डिटर्मिनेशन, ठीक है, और उसके बाद हो डेडिकेशन और उसके बाद हो डिवोशन, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ठीक है। दाने को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ बनता है और तब जाकर उसमें फल आते हैं, पत्ते आते हैं और दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है। हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम पेड़ पौधों पे मेहरबान नहीं है और वो हम पे बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो 2-3 बातें मैं करूंगा आपसे और खत्म करूंगा। पहली बात ये चीज है कि जब भी नए बच्चों से मेरी मुलाकात होती है, मैं कहता हूं बच्चों ऐसा है कि तुम्हें अगर तरक्की करनी है, तुम्हें कुछ बनना है और माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, माँ बाप का नाम नीचा नहीं करना है। माँ बाप सर झुका लें आपकी वजह से तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे वजह से देश का नाम ऊंचा हो, हमारे राज्य का नाम ऊंचा हो, हमारे गांव का नाम ऊंचा हो, हमारे खानदान का नाम ऊंचा हो, हमारा काम ऐसा हो कि हमारे माँ बाप का नाम ऊंचा हो, और सिर्फ ऊंचा नहीं हो बल्कि माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तो सदक़े जारिया हो, जैसे ऐसा काम हो जिसकी नेकी बढ़ती रहे, फैलती रहे। जैसे मेरे लगाए हुए पेड़ हैं हॉस्टल में जो आज भी फल दे रहे हैं। मैं जिस स्कूल में गया हूं वहां पर पेड़ लगाया हूं, तो वहां बच्चे आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं। मेरे लगाए हुए 20 पेड़ हैं जो अभी लोगों को छाया दे रहे और लोगों को फल दे रहे। स्टूडेंट्स की बात तो मैं बाद में करूंगा। तो पहली चीज क्या है माय डियर, कि 4 चीजों में आपको सिलेक्टिव रहना है। सिलेक्टिव किसको कहते हैं? आप टमाटर खरीदते हो, सेब खरीदते हो तो चुनते हो, है ना? चुनते हो कि नहीं कि भाई साफ सुथरा कौन सा है और बढ़िया पीस कौन सा है, वो लेते हो आप, ठीक है। आप सिलेक्ट करते हो क्यों, पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि आपको सिलेक्टिव होना चाहिए लाइफ में। ये क्यों है कि एक शेर है, बस एक कदम चले थे गलत राह शौक में, बस एक कदम चले थे गलत राह शौक में और मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही, ठीक है। जैसे प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, ठीक है। तो पहली चीज है कि आपको सिलेक्टिव रहना है लाइफ में अगर कुछ बनना है। पहली चीज है आपका कॉन्टैक्ट।
यानी किससे दोस्ती कर रहे हैं आप? ये दोस्ती फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं आप? मेरे पापा बहुत चौकन्ने रहते थे, स्कूल में क्या पढ़े नहीं पढ़े इससे ज्यादा वो अलर्ट रहते थे कि मेरा बेटा किसके साथ उठता बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ उठती बैठती है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप किसको दोस्त बना रहे हो? मैं एक मिसाल पेश करता हूं आपको। गंगा जल सुना होगा आपने, तमाम हिंदुओं के लिए पवित्र जल माना जाता है, और आब जमजम तमाम मुसलमानों का अकीदत है कि उससे बेहतरीन पानी दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस नीयत से उसे पिया जाए वो नीयत पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर आब जमजम का बोतल ले लिया जाए या गिलास ले लिया जाए तो सब उसका आदर करते हैं, गंगा जल का आदर करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उस पूरे बर्तन में या बोतल में गंदे नाली का एक कतरा टपका दिया जाए या पेशाब का एक कतरा उसमें टपका दिया जाए, तो अब आप बताइए कि उसको कौन पिएगा? उस गंगा जल को या उस आबे जमजम को कौन पिएगा माय डियर? तो आप आबे जमजम हो, तालियां बजाओ। आप आबे जमजम हो और आप गंगा जल हो। ठीक है, आप कभी भी अपने गलत सोहबत में, गलत कॉन्टैक्ट से कब तुम्हारे अंदर गंदी बात घुस जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कॉन्टैक्ट में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, किससे दोस्ती कर रहे हैं। इरशाद साहब हमारे एमए मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एमए इस्लामिक स्टडीज में हमारे साथ हम लोग क्लास फेलो हैं, तो ये तब से मेरे दोस्त हैं, तो हजारों में ये एक है। मैं 25 साल से रहता हूं अबुल फजल में, लेकिन मैं गिन के बता सकता हूं कौन मेरे दोस्त हैं। तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूं, सबसे दुआ सलाम रखता हूं, लेकिन किसी का असर बड़ी मुश्किल से मैं कबूल करता हूं। क्या पता कहीं से गंदगी ना आ जाए, इंटरनेट के माध्यम से ना आ जाए, फेसबुक के माध्यम से आ जाए, इंस्टाग्राम से आ जाए। तो आप किसको दोस्त बनाते हैं? आप पूरी लाइफ में आप बहुत अलर्ट रहिए। आपको 4 चीजों में सिलेक्टिव रहना है, यानी बहुत सोच समझ के ये 4 काम करने हैं। पहला है दोस्ती। A man is judged by his contacts। आजकल जो इंटरव्यू हो रहा है, जो एप्लीकेशन दी जाती है कंपनी में, राइट, तो आपके नाम से आपके फेसबुक अकाउंट को ढूंढा जाता है, और ये ढूंढा जाता है कि कौन कौन आपके दोस्त हैं और कैसे लोग आपके दोस्त हैं। अगर गंदे लोग आपके दोस्त होंगे तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। समझ गए? फेसबुक जब पैदा हुआ, फेसबुक किसने लॉन्च किया था मालूम है आपको? वेरी गुड। जब से ये लॉन्च हुआ तब से मैं फेसबुक में हूं। कितने होंगे मेरे दोस्त, अंदाजा लगाइए? 500-600, 5-6 हजार। मेरे दोस्तों की तादाद लगभग 56 है इतने साल में। 56 ओनली, बस आप इसे समझ लीजिए। दूसरी चीज है सिलेक्टिव आपको होना है, रेफरेंस। आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं, रेफरेंस इसको बोलते हैं। किताबें हजार हैं जो बर्बाद करती हैं, चैनल हजार हैं जो बर्बाद करते हैं, इंटरनेट के साइट्स हजार हैं जो बर्बाद करते हैं। तो आप जो है खिलते हुए फूल हैं, अभी पूरी तरह से फूल खिला भी नहीं है, ठीक है। तो फूल में अगर जहर डाल दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप में, आपके कान में गलत चीजें डाल दी जाए, गलत कंटेंट पढ़ेंगे आप, तो आपका माथा भ्रष्ट हो जाएगा, आपका किरदार, कैरेक्टर भ्रष्ट हो जाएगा। अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाइएगा। कौन सी किताब पढ़ें, कौन से चैनल में जाएं, कौन से साइट हम देखें और कौन सा ना देखें, उसमें एकदम सिलेक्टिव होना चाहिए। समझ रहे हैं? आलतू फालतू किताब नहीं पढ़नी चाहिए। उस्ताद से पूछना चाहिए कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है।
इंग्लिश ग्रामर में कौन सी किताब पढ़ी जाती है, बेस्ट ग्रामर बुक कौन सी है, उर्दू में कौन सी है, हिंदी में व्याकरण कौन सा अच्छा है, आपको मालूम होना चाहिए। आपको नहीं मालूम है, टीचर से पूछिए बेस्ट बुक कौन सी है। और जूते चप्पल और कपड़ों में पैसे लगाने के बजाय ज्यादातर पैसे किताबों में लगाए। समझ गए? आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आप किताबें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं, आपको सिलेक्टिव रहना है कि क्या नहीं पढ़ना है। और तीसरी चीज है क्या पहनना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। आपको साफ सुथरा रहना है। फिल्मों में एक एक्टर होता है, एक विलेन होता है। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि आप एक्टर लग रहे हैं कि विलेन लग रहे हैं। आपका हेयर स्टाइल कैसा है। हम लोग का हेयर स्टाइल नहीं है, तो बाल उड़ चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने गंजा कराया था तो अभी बाल आ रहे हैं। एनीवे, तो आपकी जुल्फें बता देंगी कि आप किस सोच के आदमी हैं। आपका ड्रेस बता देगा कि आप किस सोच के आदमी हैं। समझ गए? तो इसलिए ड्रेस ऐसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ घर में होता था कि अगर अपनी दादी के पास जाए रंगीन कपड़े पहनकर, तो हमें कहती थी जा रे यहां से जा, तू मेरे खानदान का नहीं लग रहा। और जब मैं कभी व्हाइट शर्ट पहन के जाता था तो हाँ बेटा बैठो, कहाँ की तैयारी है। और अपने तकिए के नीचे से 2 रुपए निकालती थी उस जमाने में और वो देती थी, जाओ बेटा जाओ, इसे मिठाई खा लेना। तो आप ड्रेस साफ सुथरा पहनिए। आपके शूज, आपका हेयर स्टाइल, आपका कॉस्ट्यूम रिफ्लेक्ट्स अबाउट यू, ठीक है। कौन सा कलर आपको, आपकी बॉडी को सूट करता है, ठीक है। आपका कलर है, कौन सा कलर आपको सूट करता है, ये आपको जानना चाहिए। और फोर्थ चीज है आपकी फूड हैबिट। अभी बिल्कुल बच्चे हैं आप, 40 साल के बाद बिल्कुल मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। हम भी आपकी तरह स्मार्ट थे आपके दौर में, ठीक है। और अब हम 64 के हैं, ठीक है। हमसे जूनियर बूढ़े हो गए। मैं आज भी साफ सुथरा रहता हूं और डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं। 9 से 5 कॉलेज में रहता हूं। तो आप ये 4 आदतें, इसमें सिलेक्टिव रहना है आपको। पहला हो गया कॉन्टैक्ट, किससे दोस्ती करनी है। हमारे देहात में बोलते हैं पानी पिए छान के और दोस्ती करे पहचान के। पानी पिए छान के और दोस्ती करे पहचान के। पहचान कैसे होती है। एक मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, वहां पर एक गवाह आया, ठीक है। जैसे मैं इनका गवाह बन के आया, तो जज ने पूछा इनसे कि ये गवाह कहां से उठा के लाए, ये आपके पड़ोसी है। तो इन्होंने कहा नहीं मेरे पड़ोसी नहीं है। अच्छा, तो इनके साथ कहीं यात्रा की है आपने, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पैदल? तो नहीं सर, यात्रा नहीं की है कहीं। अच्छा, तो कभी कोई कारोबार किया है, कोई लेन देन किया है? नहीं, लेन देन नहीं किया है। तो इसको कहां देखा? मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां देखा? हाँ देखता हूं इनको मस्जिद में, जुम्मे के रोज ये मिलते हैं और मंगलवार को मंदिर में मिलते हैं, मंगलवार को पूजा होती है, ठीक है। तो बोलता है जज कि ले जाओ अपना गवाह, तुम इनको पहचानते नहीं। आदमी को पहचानने के ये 4 मानदंड है, ठीक है। उसके पड़ोसियों से, जैसे शादी ब्याह लगती है लड़कियों की या लड़कों की, तो पड़ोसियों से मालूम किया जाता है कि ये कैसे लोग हैं। डॉक्टर आलम अगर कह दे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, आप मेरे पड़ोसियों से पूछिए, वो कह देंगे डॉक्टर आलम महा बेकार आदमी है, ये दिन रात इनके यहां शोर होता रहता है, ये लड़ाइयां करते रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि हम सही आदमी नहीं है, चाहे अपना जितना भी राग अलाप लें। पड़ोसी ज्यादा जानते हैं आदमी के बारे में, ठीक है। तो पड़ोसियों से मालूम होता है कि आप अच्छे खराब है। और दूसरी चीज है कि अगर आदमी को पहचानना है तो उसके साथ यात्रा कीजिए, सफर कीजिए, तो आपको मालूम होगा वो कितना सेल्फिश है। और थर्ड चीज है उसके साथ लेन देन कीजिए। लेने के वक्त तो वो जल्दी जल्दी आपसे पैसा खिसकाएगा, उसको लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद वो कन्नी काट के भागेगा कि अरे देना पड़ेगा। जब आपकी नजर सामने आ जाएगी भाग जाएगा वो। तो पहचान लीजिए वो कैसा आदमी होगा। समझ में आ रही बात? तो किसी के मस्जिद जाने से या मंदिर जाने से या गुरुद्वारा जाने से आप धोखे में मत आइएगा।
आप आदमी को पहचान के दोस्ती कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दो और बातें बता के बात खत्म करना चाहता हूं। दुनिया में सीखने के 3 मंत्र हैं, ठीक है। आपने वर्कशॉप किया है, हमने अपनी लाइफ में 50 वर्कशॉप किए, नोएडा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में, ठीक है। हमने वर्कशॉप से अपना करियर शुरू किया था। उससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में न्यूज एंकर रहा हूं। मैं टेलीविजन पे 17 साल मैंने पढ़ी है, राइट, और ऑल इंडिया रेडियो पर 22 साल हमने लाइव पढ़ी है। और मैं 3 सब्जेक्ट में एमए हूं। एक तो इनके साथ एमए हूं इस्लामिक स्टडीज में, फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, और उसके बाद सोशल सर्विस में, और मैं मास कॉम में पीएचडी हूं। तो 3 मंत्र बोल के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिंदगी में सीखने का, आगे बढ़ने का 3 मंत्र है। पहला मंत्र है सीखो। तुम्हें सीखना है, इसके लिए तुम्हें, अब जैसे नाली में सोने का सिक्का गिर जाए और गंदा पानी बह रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि अरे गंदा पानी है, छोड़ो इस सिक्के को। क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे? अच्छा, ये पिन्नी पहन के, ये हमसे ज्यादा चतुर है। वेरी गुड, वेरी गुड। पिन्नी पहन के निकाल लेंगे। अगर पिन्नी सामने ना हो और कहीं बह जाए तो क्या करेंगे? हाथ धो लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे? निकालेंगे, उसको भी साफ करेंगे और अपना हाथ भी कई बार साबुन से धो लेंगे। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। आज जहां बेचकर भी जो इल्मो हुनर मिले, जहां से मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का हाथ थामना पड़ता है, ठीक है भाई। गुरु ब्रह्मा कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में, और हमारे इस्लाम मजहब में भी उस्ताद को बहुत बड़ा मर्तबा हासिल है। माँ बाप के बाद में दर्जा उस्ताद का होता है, ठीक है। तो आप पहले सीखो, ये मंत्र है, सीखो, चाहे जो करना पड़े, ठीक है। हर वो जायज तरीका इख्तियार करो, जायज तरीका इस्तेमाल करो जिससे तुम सीख सकते हो। मैं आपको बताऊं, पूरी हाई स्कूल 11वीं क्लास तक मैं पैदल, पैंट शर्ट नहीं, पैजामा कमीज और हवाई चप्पल, और ये बैग नहीं, झोला। हमारे पास झोला में किताब होती थी। बिल्कुल देहाती आदमी हूं मैं, डोंट कंफ्यूज, समझ गए। तो पहले सीखना है आपको, ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र है रोल मॉडल को फॉलो करो। जो आज की सोसाइटी में, दुनिया में रोल मॉडल है, आप जो बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर का बढ़िया टीचर कौन है उसको फॉलो करो। एंकर बनना है तो बढ़िया टॉप क्लास के जो एंकर्स हैं उनको फॉलो करो। आप यकीन मानेंगे कि सुबह दोपहर शाम हमने 6-7 साल रेगुलर लिसनिंग की थी मैंने। और मुझे जब ऑल इंडिया रेडियो का इंटरव्यू हुआ था, पूछा गया था कि आलम साहब ये बताइए आपको क्यों लिया जाए, आप में ऐसा क्या है कि आपको हम ऑल इंडिया रेडियो में ले लें। तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्या बोला जाए भाई। हाँ बोलिए बोलिए, घबराई नहीं, बोलिए। तो तब भी मैं चुप था। एक वर्मा साहब थे एडिटर, उन्होंने कहा कि आलम साहब घबराइए नहीं, जो मन में आता है बोलिए आप। मैंने कहा सर मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मैं यही जानता हूं कि आई एम अ डिसिप्लिन्ड लिसनर ऑफ रेडियो, आई एम अ डेडिकेटेड लिसनर ऑफ रेडियो। और मैं पहले लिसनर हूं, क्योंकि मैंने टाटा कंपनी के एक मैगजीन में पढ़ा था, वन हु इज नॉट अ गुड लिसनर कांट बिकम गुड ऑरेटर। अल्लाह ने 2 कान दिए और 1 मुंह दिए। 2 कान क्यों दे दिए? बेवकूफ है अल्लाह क्या? इस कान के 3 काम हैं। कान से सुनना होता है, कान में तेल डाला जाता है, और कान में दवा डाली जाती है। और क्या काम है बताइए कान का? और मुंह का काम क्या है? बोलना, पढ़ना, खाना, उगलना, निगलना, चखना, दांत से काटना, आवाज लगाना। इसके लगभग 5-7 काम हैं। और अगर नाक बंद हो जाए तो मुंह से सांस लेना,
ये भी काम है ना। तो मुंह के इतने काम हैं और ईश्वर ने एक ही मुंह दिया, और कान के कोई काम नहीं है ज्यादा। अरे तेल थोड़ी लगाता है रोज आदमी, दवा थोड़ी लगाता है रोज आदमी, और दो दो दे दिए कान। एक ही काम है इसका, सुनने का काम है, जबकि इसके 7 काम है और ये एक ही मुंह दे रखा है। तो इसका मतलब गलती हो गई अल्लाह से। इसके अंदर फलसफा है कि आप बोलो उससे डबल सुनो, ज्यादा सुना करो, और सुना करो फिर सोचा करो, तब बोला करो। हाँ, और एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। हियरिंग का मतलब इधर से सुन के इधर से उड़ा देना, और लिसनिंग का मतलब है गौर से सुनना। ठीक है, तो लिसन करो, लिसनिंग करो। जो आदमी अच्छा लिसनर नहीं है वो कभी भी बढ़िया कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। तो पहला मंत्र मैंने बताया सीखो, और दूसरा मैंने बताया रोल मॉडल को फॉलो करो। आप मेट्रो चढ़ते हैं ना, चढ़ा होगा मेट्रो में, तो मेट्रो में एक मर्द बोलता है, एक औरत बोलती है ना इंग्लिश में, वो हमारे सीनियर फ्रेंड है, समझ गए। दूरदर्शन में वो इंग्लिश के एंकर रह चुके हैं। जो मर्द बोलता है उनका नाम है शमी नारंग, ठीक है, और जो लेडी बोलती है उनका नाम है रिनी खन्ना। पहले वो रिनी साइमन क्रिश्चियन थी, बाद में एक पंजाबी से शादी हो गई तो रिनी खन्ना बन गई, जो मेट्रो में आवाजें सुनती हैं। ठीक है, तो वो रोल मॉडल है आपके। जो बड़े बड़े एंकर है, उस्ताद बता देंगे आपको किसको फॉलो करो। 2 बातें मैंने बता दी आपको। पहला है सीखो। बस जहां बेचकर भी जो इल्म हुनर मिले, जहां से मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले। हदीसों में आता है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, ठीक है ना। तो इल्म हासिल करने के लिए ये बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई हम बेटी हैं या हम औरत हैं, हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पक्का इरादा होना चाहिए, इंशाल्लाह रास्ते निकल आते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां राह है, अल्लाह रास्ता निकाल देता है। जैसे पानी बहता है तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो पहली चीज मैंने कहा कि आपको सीखो, ये मंत्र बना लो कि भाई मुझे सीखना है। दूसरी चीज रोल मॉडल को फॉलो करना है, बाकी को नहीं फॉलो करना है। कोई अनाप शनाप बोलता है, गाली गलौज की भाषा बोलता है, आपको नहीं बोलना है। कितने लाख में गुस्से में आ जाऊं, मेरे मुंह से गाली नहीं निकल सकती, सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में गाली चलती ही नहीं है। तो आपको ऐसा सर्किल बनाना है। भाई बच्चे क्यों गाली बोलते हैं बताइए तो आप मुझे। बच्चे किस किताब में पढ़ते हैं गाली, किस वीडियो में सीखते हैं गाली, इसी समाज में सुनते हैं वो। तो आपको ऐसा समाज ढूंढना है, बनाना है। समाज ऐसा मिलता नहीं है, समाज बनाया जाता है। समझ में आई बात। आप ये सोच लीजिए कि पहले मैं किसी को गाली की जबान में बात नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। समझ में आई बात। इस पे बहुत सारी बातें और कहानियां भी है, मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, तो 2 मंत्र मैंने बताए आपको। सीखना है, रोल मॉडल को फॉलो करना है। जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है, शाहरुख खान के बारे आपको मालूम होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वो पढ़ रहे थे और अटेंडेंस कम होने की वजह से उनका नाम कट गया। ठीक है, और बताया जाता है कि गोलचा सिनेमा है दरियागंज में, एक फिल्म को उन्होंने 50 बार देखी थी। पागल है क्या, 50 बार देखने का क्या मतलब है यार। इसकी कहानी जानते हो, इसके एक्टर को जानते हो, इस एक एक प्लॉट को जानते हो, सब कुछ जानते हो, फिर क्यों देख रहे हो। तो शाहरुख खान वॉज एब्जॉर्बिंग एवरी एक्शन, एवरी एक्टिंग, एवरी बॉडी लैंग्वेज, एवरी प्रोनाउंसिएशन। तो अब जैसे मेरे जैसा आदमी जो देहात में रहता है, ना वहां सिनेमा हॉल है ना टीवी है, और मैं मुस्लिम फैमिली में से आता हूं, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली रही है मेरी। जब मैं टीवी पर आया तो 8 साल मेरे घर में टीवी नहीं थी, मेरे घर में कोई नहीं देखता था मुझे। दूसरे लोग बताते थे मम्मी को कि आपके बेटे को देखा आज टीवी पर। ठीक है, एनीवे,
तो तीसरा मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप सब कुछ सीख गए, सब कुछ जान गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते आप। नो प्रैक्टिस, नो मेहनत, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बगैर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम जो है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, मेरा सिंपल फर्स्ट डिवीजन आता था, मैं सेकंड डिवीजन नहीं होता था मैं तो, लेकिन एकदम टॉपर हम नहीं थे, लेकिन मेहनती बहुत थे। जिस चीज को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ठीक है। और उसमें मेरी माँ का भी रोल है, ठीक है। माँ देखती थी किसके साथ उठता बैठता है, क्या पढ़ रहा है। वो किताब के अंदर देखती थी तो एक किताब के अंदर से दरूद निकल आया, 500 बार पढ़ना है रात को बत्ती बुझा के। तो मैं अपने कमरे में 500 की तस्वीर दरूद शरीफ की मैं पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि किसने इसको पढ़ा दिया भाई इस तरह से। तो मेरे पापा को उन्होंने बताया, फिर उन्होंने चेक किया, मेरी मम्मी ने देखा वो दरूद, ठीक है। तो बोले इसको कोर्स की किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए आप, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें मैं करता था, वो फिर बाद में हमने रोक दी। तो प्रैक्टिस कीजिए, जो सीखा है यहाँ पर और जो आगे सीखेंगे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। लिखने की प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस, हर तरह की प्रैक्टिस। खिलाड़ी हैं तो खेल की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई सवाल है आप लोग का? एनी क्वेश्चन? ठीक है भाई, मैं यही खत्म करता हूं इस दुआ के साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने सर ने जो चीज़ें बताई हैं क्या इम्पोर्टेंट है आपके करियर को बनाने में के लिए, तो ये वो बातें हैं जिसे आपको गांठ बांधनी होगी अगर आपको कामयाबी की राह पे चलना है। ये पूरा सेशन जो हुआ 6 दिन में हर एक दिन का हर एक टूल वो आपको हमेशा एक्टिव रखेगा, हमेशा नई चीज़ों को सीखने की ललक पैदा करेगा। अब ये है वो ललक आप में कितना जिंदा रहती है ये आप खुद करेंगे, उसके लिए हम या कोई दूसरा या कोई तीसरा वो नहीं कर सकता। आप कितना इच्छा जताते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो हमारी कोशिश थी कि 6 दिनों में हम उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें आपसे जो इंसान की पर्सनालिटी को बदल देता है, जो इंसान की पर्सनालिटी को एक अलग रुख देता है, जो इंसान की पर्सनालिटी को एक नई दिशा की जानिब ले जाकर उसे कामयाब बनाता है। अब उस दिशा पे, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। उस रास्ते पे अगर कहीं दुश्वारी आती है, कहीं परेशानी आती है, कहीं कन्फ्यूज़न आता है तो हम यहाँ मौजूद हैं। आप 24/7 कभी भी किसी भी लम्हे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आपको जब भी ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ। अब बारी है आखिरी लम्हे की जहाँ हम लोग अनाउंस करेंगे कि कौन होगा विजेता इस पूरे 6 दिन का जो आपका ये कार्यक्रम चला है। तो मैं और भी वॉलंटियर्स रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्राइज़ और सर्टिफिकेट, मेडल्स वो यहाँ लेकर आ जाएं। हमारे पास टोटल जो है 42 स्टूडेंट थे। हमने ये तय किया कि हम 17 लोगों को कुछ न कुछ देंगे जिन्होंने बेहतर किया है, और जिन्होंने सबसे बेहतर किया है उनको सबसे आखिर में देंगे। जिन्होंने बेहतर किया है हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम रोशनी का है। रोशनी को कॉफ़ी मग दिया जाएगा। दूसरा नाम अब्दुल रहमान का है। तीसरा नाम नूरी। अच्छा, इनका सीरियल नंबर 15वां है नूरी का। सीरियल नंबर 14 पे जो है शुएब। 13वां नंबर जिसमें हम हौसला अफजाई के लिए ब्रॉन्ज दे रहे हैं, इसमें जीनत का नाम है। और अब ब्रॉन्ज में जो 12th नंबर पर हैं वो आला रुमान है। अब जो है अब आती है सिल्वर की बारी।
और 11वें पोजीशन पर हैं फैजान खान। फैजान खान के लिए तालियां। 10वें नंबर पे सायमा। तालियां बजाने में पैसे नहीं लगेंगे, हाथों को गर्मी मिलेगी, तो बजाइए तालियां। अब जो 9th नंबर पर हैं वो राजीव दास। आठवें नंबर पर जानवी। सातवें नंबर पर इंशा कुलसूम। अब इसके बाद जो है इस वाले कैटेगरी में, इसमें ट्रॉफी नहीं है, मगर ये कि इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें 6ठे नंबर पर एहसान है। और 5वें नंबर पर महविश फातिमा। चौथे नंबर पर हैं सीरत परवीन। जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो उनका दिल भी धड़क रहा होगा कि अब बचे 3 हैं, उसमें किसका नाम है। तो देखिए, ये जो ऐसा नहीं है जिनको मिला है या जिनको नहीं मिला है, सभी के अंदर टैलेंट है। बट यहाँ पे हमें कुछ न कुछ सीक्वेंस बनानी थी ताकि हम भी हिम्मत अफजाई कर पाएं। तो जिनको नहीं मिला है वो अपने आप को कम मत आके उनके, और सीक्वेंस बनाना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया है, जिन्होंने बनाया है वही बताएंगे। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट था। सीक्वेंस बनाने में बहुत मुश्किल हुई। हम लोग कुछ नाम सिलेक्ट किए, उसके बाद उसमें हम ये नहीं क्लियर कर पा रहे थे किसको टॉप 15 में, टॉप 10 में किसको कहाँ रखें। तो जिसको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है वो ये ना समझे कि उसे वो टैलेंटेड नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है या फिर उसे चीजें आती नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना है और मेहनत करना, अगली बार होगा कुछ तो वो कंपटीशन, नेक्स्ट कंपटीशन होता है तो उसमें और अच्छा मेहनत करिए और आप टॉप 3 में, टॉप 2 में या फिर टॉप फर्स्ट आइए। तो अब सर जो है टॉप 3 का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो 3rd पोजीशन पर है किसका नाम हो सकता है? ज़ैनब। अब बाकी बचे हुओं की धड़कनें और बढ़ रही होंगी। तो दूसरे नंबर पर है नाजिया। अब ये लास्ट आखिरी नाम, बाकी बचे हुए 15-16 लड़के लड़कियां जिनका नाम नहीं आया है वो सोच रहे होंगे, ऐसे लड़कों ने हिम्मत हार दी है कि लड़कों ने कह दिया हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो सबसे पहला नाम है, ये 6 दिन में जिसने मेहनत की है या 6 दिनों में जिसने सीरियस इस सारे टॉपिक को सुना है, और ये जो सवालात आपको 10 सवालात दिए गए थे, जिसने लिखा है या उसने जवाब दिया है इस सेशन में, उस बच्ची का नाम है जोहा। तालियों में कमी ना करें, तालियां तो बजा ही सकते हैं। जितने लोगों को ट्रॉफी मिली है वो आ जाएं, एक बार ग्रुप फोटो हो जाए। ठीक है, तो ये इनामों का काफिला यहीं रुकता है। अब सर्टिफिकेट की बारी है। तो सबसे पहला नाम फैजान खान, शायना सिलास, एहसन अली, आला रुमान, जोहा फातिमा, सीरत परवीन और शुएब, माज अली और नूरजहां, राजीव दास, रोशनी, शाहीन मलिक, खुशी, उम्मे हबीबा खातून, सायमा, अब्दुल रहमान, रिचा कुमारी, अनम फातिमा, इंशा कुलसूम, जानवी, नूरी फातिमा, ज़ैनब और समरीन, आसमा और नाजिया,
सुहानी मलिक, जीनत, गीतिका, कोमल, अरमान। बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने आपका सेशन लिया उनके लिए आप तालियां बजा रहे हैं, अच्छा है। तो मैं कुछ कहने से पहले सर कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इन्हें माइक देता हूं। अगर मुझे डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन पर मार्किंग करनी होती तो मैं लड़कियों को ज्यादा नंबर देता। आप खुद के लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि जहां बोलने की जरूरत होती है वहां आपको बोलना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। दूसरी चीज, नाजिया और जोहा, इन दोनों के बीच कौन फर्स्ट पे आएगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई क्लियर करने में। नाजिया का टेक्स्ट में थोड़ा सा कम नंबर था और जोहा का 9 नंबर था। 10 में से 9 नंबर जोहा को मिला है, तो इसके लिए उन्हें तालियां बजाना चाहिए। नाजिया के लिए भी तालियां। और आप कहीं भी जाते हैं, यहां या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखना होता है। और अगली बार कुछ कंपटीशन होगा, कुछ टेस्ट होगा, तो मैं सर से गुजारिश करूंगा कि डिसिप्लिन पर भी मार्किंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे जो भी बातें की गई हैं पिछले 6 दिनों में या आज भी जो एक्सपर्ट्स ने कहा है, वो उन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों को कहा है जिससे आपके करियर में बदलाव आए, जिससे आपकी उड़ान और ऊंची हो सके। हम लोगों ने पिछले 6 दिनों में हमने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की है जिससे आपका जो मोरल है वो डाउन हो। हमेशा हमने पूरे सेशन में हमने आपको पुश किया है कि आप एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। डर है उसे खत्म करो। खत्म आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे पास आओ, हम आपको वो चीजें बताएंगे। तो मैं ये भी चाहूंगा आप लोगों से कि आपने 6 दिन सेशन अटेंड किया है, जो लोग भी ये समझते हैं कि 6 दिनों में इस सेंटर पे होने वाले सेशन ने आपकी जिंदगी को बदला है या आपको ये एहसास दिलाया है कि आपके अंदर वो विल पावर है जो 6 दिन पहले नहीं था और आज वो है विल पावर कि आप उसे कर सकते हैं, वो अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कराएं। वो रिकॉर्ड कराने का कंसर्न ये नहीं है कि हमारा फायदा है, रिकॉर्ड कराने का कंसर्न ये है कि आप जैसे जितने नौजवान जो ये डर रखते हैं कि मैं अगर बात कहूंगा तो गलत कहूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मगर 6 दिनों में आप लोगों ने करके वो दिखाया। आप लोगों ने लगातार हाजिरी लगाई, इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। आप बैठकर अगर एक शब्द भी ना कह पाए, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर की जो बदलाव है वो आप चाहते हैं, इसलिए आप 6 दिन या 7 दिन 6 दिन आप यहाँ पे आए और लगातार आप पूरे सेशन में बैठे रहे। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप अपने विल पावर को बढ़ाना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, एनर्जी डेवलप करना चाहते हो। सिर्फ जरूरत इस बात की है, आपको एक दिशा देने वाला आदमी चाहिए जो आपको दिशा पे ले जाए, आपको टास्क दे, आपसे वो काम कराए। आप लोगों को वीडियो का टास्क दिया गया, आप लोगों ने उसे करके दिखाया, तो आपको थोड़ा सा डर ये लगता है कि मैं शायद कोई शब्द बोलूं वो गलत हो जाए। हर इंसान से होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं वो सीख के आता है। यही दुनिया हमारा प्रैक्टिकल मैदान है, इसी दुनिया में हम खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और अच्छा और बुरा हम उस वक्त होते हैं जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं। जब हम जान जाते हैं तो हम बेहतर हो जाते हैं। तो यहां है जानकारी हासिल करने की, कुछ किताबों को पढ़ने की, कुछ लाइनों को अपने दिमाग में बैठाने की। जब ये चंद लाइनें और चंद किताबें आप पढ़ लेंगे तो आप भी दूसरों की तरह जो है वो मंचों पे लोगों को गाइड करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि मैं भी एक वो वक्त था कि मैं माइक पकड़ते ही मेरा पैर कांपता था, बोलने की कोशिश करता था, मंचों पे खड़ा होकर आवाज नहीं निकलती थी, दिलो दिमाग में बहुत सारी कहानियां थी, मगर वो कह नहीं पाता था, मेरे पास शब्द नहीं थे। लेकिन आज मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैं आज भी बूढ़ा हो गया हूं मगर मैंने किताबों से दोस्ती कर रखी है। मैं आज उस उम्र में हूं कि मैं चल नहीं पाता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की में जो रौनक बाकी है या जो एनर्जी बाकी है वो किताबों के जरिए से बाकी है। तो किताबों को दोस्त बनाइए, किताबों को साथी बनाइए, किताबों को अपना तकिया बनाइए, किताबों को अपना मुसाफिर बनाइए। यही आपको मंजिल की बुलंदी तक लेके जाएगी, इसके अलावा कोई चीज लेकर नहीं जाएगी। मैं इसी नोट पे अपनी बात को खत्म करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बेहतर करेंगे। मैं उन माओं को और फादर भी बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा
तो पिछले तकरीबन 2 घंटे से बैठे हुए हैं और अपने मुस्तकबिल को, मतलब उन नौजवानों को देख रहे हैं, उन बेटों को देख रहे हैं जो उनके बुढ़ापे का सहारा है। जहां ये बातें बताई गई हैं कि ये नौजवान ही अगर कामयाब होगा तो माँ बाप का सीना जो है वो 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। हर माँ बाप जो है अपने बच्चों की कामयाबी देखता है। तो मैं और मेरी टीम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपने बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो अपनी माँओं के लिए, अपने पिताओं के लिए आप लोग तालियां बजा लीजिए। मैं यहाँ पे टीचर जोया हैं, शबाना मैम हैं, खुशबू हैं, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार हम लोग जो है यहाँ पे लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सेशन सिर्फ आप बड़े बच्चों का नहीं था, हमारा ये सेशन जो है छोटे बच्चों से लेके जो ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं उन तमाम लोगों के लिए था। तो लगातार बगैर छुट्टी लिए हुए ये पिछले 15 दिनों से काम कर रहे हैं। इन लोगों को भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए भी तालियां बजाइए। कुछ वॉलंटियर्स जिन्होंने यहाँ ट्यूशन पढ़ा और उसके बाद जो है इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम लोग भी सर चाहते हैं कि इसमें जो सेशन चल रहा है हम लोग भी कुछ किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनका विल पावर था, इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया, इन्होंने फ्रंट पे आकर ये बात कही कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार ये लोग जो है हम लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर जो है हमारा हाथ बने हुए हैं, हमें सपोर्ट दे रहे हैं, हमें मजबूती दे रहे हैं। तो आज हम जो कुछ भी यहाँ कर पाए हैं, जो कुछ भी कर पाए हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें मैं चाहूंगा कि जो वॉलंटियर है वो खड़े होकर यहाँ आ जाएं, जिन्होंने यहाँ काम किया है पिछले 5 दिन। ये उन्हीं की साथी है, इसको लगा कि हमने नहीं किया तो हमें मौका नहीं मिल रहा है, मगर उसने भी जब भी मौका मिला काफी सपोर्ट किया। बट एक ही मौका सभी को नहीं मिलता है स्टेज पे आने का। वो चंद ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते हैं, किसी चीज को पॉजिटिव वे में कैरी करने की कोशिश करते हैं, तो मौका उन्हीं को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर हौसला नहीं था, उनके अंदर भी हौसला था करने की, मगर ये होता है कि कभी कभी घर की जरूरत होती है, कभी और बंदिशें होती हैं और तो वो जो है उस मौके से वंचित हो जाते हैं। और कोई तो नहीं बचा, सभी लोगों का शुक्रिया हो गया। तो मैं अब इस नोट पे अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि आप लोग एजुकेशन के लिए अपने आप को कभी जो है दूर नहीं करेंगे, एजुकेशन से कभी दूर नहीं रखेंगे और कोशिश करेंगे किताबों को दोस्त बनाने के लिए, और ज़िंदगी में उड़ान भरते रहिए। तो इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम के एंड का अनाउंसमेंट करता हूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।